गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये सी प्रोग्रामिंग की 7th क्लास है और 6th क्लास में हमने एल्गोरिथम्स क्या होती हैं वो बताई थी। तो ये ही एल्गोरिथम के बिहाफ पे ही एल्गोरिथम की सेकंड क्लास मान सकते हैं, पार्ट सेकंड। क्लास 7th में मैं कुछ एल्गोरिथम्स के कंसेप्ट को और कवर करूंगा आपको, जिससे कि आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाए। चलिए, तो सभी जानते हैं एल्गोरिथम क्या होती है। छोटा सा मैं ओवरव्यू दे देता हूँ एल्गोरिथम के बारे में। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना स्टेप बाय स्टेप विद द, ठीक है, किसी भी प्रॉब्लम को हम सॉल्व करें स्टेप बाय स्टेप, और जो सारी स्टेप्स होनी चाहिए उनका एक सीक्वेंशियल ऑर्डर होना चाहिए, सीक्वेंस में अरेंज होनी चाहिए, उसी को हम बोलते हैं एल्गोरिथम। किसने कब डेवलप हुई थी, कब इन्वेंशन हुआ था? बिगिनिंग ऑफ 9th सेंचुरी। किसने किया था? मोहम्मद बिन अल काज़मी ने। तो ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा सा इनका नाम है, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा सा है पर याद कर लीजिएगा, नहीं भी याद होता है तो कोई नहीं। चलिए, अभी आपने देखा, थोड़ा सा मैं इसमें और डिस्कस ये करूंगा कि एल्गोरिथम के कुछ केसेस होते हैं। कितने के? 3 केसेस होते हैं एल्गोरिथम के: बेस्ट केस एल्गोरिथम, एवरेज केस और वर्स्ट केस। इसमें क्या होता है, हम ये फाइंड आउट करते हैं कि बेस्ट केस कब होगा, एवरेज केस कब होगा और वर्स्ट केस कब होगा। चलिए, तो बेस्ट केस के लिए क्या होगा कि हम एल्गोरिथम पे कैसे बताएंगे कि ये बेस्ट एल्गोरिथम है, ये एवरेज एल्गोरिथम है या ये वर्स्ट एल्गोरिथम है। तो चलिए उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला हमारा केस होता है बेस्ट केस। तो बेस्ट केस में हम ये देखेंगे कि जो हमारी एल्गोरिथम्स में स्टेप्स डिक्लेयर करी हैं, आपने स्टेप लिखी हैं, वो लिमिटेड है या नहीं है। सबसे कम स्टेप्स अगर होंगी और लॉजिक प्रॉपर है या नहीं है। तो लॉजिक अच्छा होते हुए स्टेप सबसे मिनिमम से मिनिमम स्टेप होंगी, तो वो हमारा केस हो जाएगा बेस्ट एल्गोरिथम का, बेस्ट केस कंसीडर होगा। फिर सेकंड केस आता है हमारा एवरेज। तो एवरेज केस में हम क्या करेंगे कि जी हमारी जो स्टेप्स इनमें हुई है, यूज करी है हमने, वो एक एवरेज करी है, ना ही मिनिमम है ना ही मैक्सिमम है, वो एवरेज है। तो वो केस क्या कंसीडर होगा हमारा? बेस्ट एवरेज केस कंसीडर होगा। थर्ड केस क्या था? वर्स्ट केस। वर्स्ट केस में क्या था कि इसमें मैक्सिमम स्टेप्स को लिखा गया है इस वाली एल्गोरिथम में, तो वो केस क्या हो जाएगा? वर्स्ट केस में हो जाएगा। तो आपने देखा यहाँ पे 3 केसेस आपने देख लिए। पहला जो था बेस्ट केस, सेकंड एवरेज केस और थर्ड वर्स्ट केस। तो हमने इस 3 में ये चीज ध्यान देखा कि जितनी कम से कम हमारी स्टेप्स होंगी, जितनी कम से कम स्टेप होंगी, वो हमारी बेस्ट केस ही कंसीडर होगा। चलिए, यहाँ से मैं एक छोटा सा आपको एक टॉपिक बता देता हूँ, एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि आपसे बहुत जगह ये पूछा जाता है कि जी बेस्ट एल्गोरिथम को आप कैसे कंसीडर करेंगे, व्हाट इज द वे टू सेलेक्ट द बेस्ट एल्गोरिथम। तो हम ये कह सकते हैं हमारा आंसर क्या होगा? वी आर गोइंग टू कलेक्ट द बेस्ट एल्गोरिथम विद द हेल्प ऑफ सम पैरामीटर्स। पैरामीटर्स आर टाइम एंड स्पेस। 2 ये वर्ड आप पढ़ रहे हो, टाइम एंड स्पेस। तो टाइम और स्पेस की बात क्या होगी, अब मैं आपको बता देता हूं। यहां आप बेस्ट की बात कर रहे हो, तो बेस्ट केस जो, तो ऑब्वियसली इसमें इंट्रोड्यूस होगा ही होगा जिसमें लेस नंबर ऑफ स्टेप्स होंगी। तो चलते हैं, इसमें 2 पैरामीटर्स के बिहाफ पे हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले मैं कहूंगा कि बेस्ट एल्गोरिथम वही होगी हमारी जिसमें लेस नंबर ऑफ स्टेप्स होंगी। तो उसका जो हमारा टाइम होगा, जब मैं उसको एग्जीक्यूट करूंगा किसी भी एल्गोरिथम को, तो वो टाइम भी तो कम लेंगी जिसका स्टेप्स कम है, और जब वो साइज जो होगा उसका जो भी बैठेगा, वो स्पेस जब स्टोर होगा जाके साइज, वो भी तो कम होगा। समझ गए ना? तो जिस भी एल्गोरिथम का टाइम, एग्जीक्यूशन टाइम कम होगा और स्पेस भी क्या होगा? कम ऑक्युपाई करेगा, तो वही हमारी कंसीडर हो जाएगी बेस्ट एल्गोरिथम में। क्लियर है? तो हमें क्या देखना है? स्पेस एंड टाइम ट्रेड ऑफ। ये एक एल्गोरिथम का कंसेप्ट होता है, एक एल्गोरिथम का एडवांटेज होता है, एक प्रॉपर्टी होती है कि वो एल्गोरिथम जो एग्जीक्यूशन टाइम कम ले और जो स्पेस भी कम ऑक्यूपाई करे मेमोरी में, वही हमारी, और लेस नंबर ऑफ स्टेप्स होंगी ही होंगी। जब ये दोनों पैरामीटर सक्सेसफुल हो रहे हैं, तो वही हमारी कंसीडर हो जाएगी बेस्ट एल्गोरिथम। तो
ठीक है, तो यहाँ पे ये हमें निकल के आया कि हम बेस्ट एल्गोरिथम कैसे चूज कर सकते हैं। थोड़ा सा इसमें और दो अप्रोचेस पढ़ लेते हैं क्या होती हैं। एल्गोरिथम की दो अप्रोचेस होती हैं। सबसे पहली अप्रोच है टॉप टू बॉटम अप्रोच, टॉप टू बॉटम अप्रोच होती है, और सेकंड अप्रोच होती है बॉटम टू अप। तो हम दूसरे वर्ड में ये कह सकते हैं कि टॉप टू डाउन अप्रोच और बॉटम टू अप अप्रोच। तो पहली अप्रोच हो गई टॉप टू डाउन और सेकंड अप्रोच हो गई बॉटम टू अप। ये दो अप्रोच होती हैं जिसे हम यूज करते हैं। चलिए, तो मोस्टली सबसे ज्यादा जो यूज होती है वो टॉप टू डाउन अप्रोच होती है, जो कि मैं आपको एल्गोरिथम्स में प्रीवियस क्लास में भी आपको बताया था, और यहाँ पे भी कि स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं और एंड तक चलते चले जाते हैं। तो ये वाली अप्रोच क्या होती है, ज्यादा फेमिलियर है। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि हम कैसे एल्गोरिथम, बेस्ट एल्गोरिथम चूज करते, क्या कौन से पैरामीटर्स होते हैं वो जिसके बिहाफ पे हम बेस्ट एल्गोरिथम को कंसीडर करते हैं। चलिए, तो अब मैं यहाँ से इसके बाद एक नई एल्गोरिथम लेके आया हूँ। तो प्रीवियस क्लास में मैंने 5 एल्गोरिथम को कवर किया था। अर्थमेटिक ऑपरेशंस की सारी एल्गोरिथम कराई थी और चेक कराया था नंबर इवन है और ऑड है। तो यहाँ से मैं थोड़ा सा और वही बेसिक आइडिया, तो एक मैं एल्गोरिथम लिख रहा हूँ, बनाइए मैंने, आप देखिए, राइट एन एल्गोरिथम टू चेक ईयर इज लीप और नॉट। तो एक नया कंसेप्ट आया कि लीप है या नहीं है। सभी जानते हैं कि लीप ईयर क्या होता है और नॉट लीप ईयर क्या होता है। तो एवरी 4th ईयर बिकम अ लीप ईयर और others are not leap year. In other words, which year is exactly divisible by 4 is known as leap year. Clear? वो ईयर जो 4 से डिवाइड कर दे और उसका रिमाइंडर 0 आए, तो ऐसे ईयर को हम क्या बोलेंगे, लीप ईयर बोलेंगे, और जो ना आए उसको हम नॉटी लीप ईयर बोलेंगे। एक खासियत और एक स्पेशलिटी और होती है, लीप ईयर में एक डेज एक्स्ट्रा होता है। जो हमारा फरवरी होता है, फरवरी में 29 डेज होते हैं 28 की जगह, जो कि नॉन लीप ईयर में फरवरी कितने डेज की होती है, 28 डेज की। तो ऐसा 4 साल में एक बार होता है जब फरवरी में एक दिन एक्स्ट्रा होता है, जो कि 29 फेब है। क्लियर है? तो हम एक बार बताते हैं, समझ गए ना आप कि लीप ईयर क्या होता है। जब हम किसी भी ईयर को 4 से डिवाइड करें और उसका रिमाइंडर 0 आ जाए, तो वो हमारी क्या होगी, लीप ईयर हो जाएगी। तो इसी कंसेप्ट को, इसी लॉजिक को हमने एक एल्गोरिथम के रूप में यहाँ पे लिखा है। चलिए देखते हैं क्या है। एक मैंने थोड़ा सा इसको फंक्शन सा बना लिया, लीप इंट वाई। तो ये हमें इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर है। यहाँ पे इससे स्टार्ट करा, डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज द वेरिएबल्स। तो ये डिक्लेयर हमने करा है, तो इसमें इनिशियलाइज कर दी कोई भी वैल्यू, इनपुट ले लिया है हमने ऑन द स्पॉट, इनिशियलाइज कर दी वैल्यू। उसके बाद हमने एक लॉजिक लगाया, क्योंकि यहाँ पे हमें एक कंडीशन चेक करनी है, एक डिसीजन लेना है, या तो लीप ईयर है या नहीं है। तो इस केस में हमारा क्या कंसेप्ट, कौन से स्टेटमेंट यूज होते हैं, इफ और एल्स वाला, इफ एंड एल्स स्टेटमेंट यूज होता है। तो उसके बाद हमने क्या किया, y मॉड्यूलस ऑपरेटर 4 इज इक्वल टू 0। तो आपने क्या देखा इसमें कि ये जो मैंने कल आपको लास्ट प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये जो होता है हमारा, इसे बोलते हैं मॉड्यूलस ऑपरेटर। तो मॉड्यूलस ऑपरेटर काम क्या करता है, मॉड्यूलस ऑपरेटर का काम है रिमाइंडर डिजिट को होल्ड करना। किसको होल्ड करना, रिमाइंडर डिजिट को होल्ड करना। तो चलिए अब इसे हम देखते हैं, किसी भी, अगर जो भी हम इसमें ईयर लेंगे उसको अगर हम 4 से डिवाइड करें, उसका रिमाइंडर किसके बराबर आ जाए, 0 के बराबर आ जाए, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, ईयर इज लीप। और अगर ऐसा फॉल्स होता है तो एल्स वाला पार्ट चलेगा, जिसे बोलते हैं ईयर इज नॉट लीप। और हमने एग्जिट कर दिया। चलिए थोड़ा सा मैं इसको ड्राई रन करके देख लेता हूँ क्या होता है। तो ये क्लियर हो गई आपको एल्गोरिथम। इसको मैं थोड़ा सा रन कर देता हूँ। वाई में मैंने ले लिया 2012। अब यहाँ क्या आ गया, 2012 आ गया वाई में। उसको मैं किससे डिवाइड कर रहा हूँ, 4 से डिवाइड कर रहा हूँ 2012 को। तो रिमाइंड क्या आएगा, 5 जा 20 1 0 2 3। आपने क्या देखा, ये क्या आ गया, इसका रिमाइंडर आ गया। और ये मॉड्यूलस ऑपरेटर क्या होल्ड करता है, रिमाइंडर। तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना है, 0, और ये बराबर किसके हम चेक कराना है, 0 के। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तब जैसे ही कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो इफ वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा, जिसमें प्रिंटफ हमने क्या दिया हुआ है, ईयर इज लीप। तो आप जानते हैं 2012 क्या है, लीप ईयर है। चेक कर सकते हैं आप, तो लीप ही होगी। अगर ऐसा नहीं होता है, इन केस, फिर क्या करेंगे आप, अगर ऐसा नहीं होता है फिर क्या करेंगे, सोचा है आपने?
चलिए बता देता हूँ मैं क्या करेंगे आप। हम एक नया एग्जाम्पल लेते हैं आपके। यहाँ पे हमने ले लिया 2015, तो इसे हम चेक कराते हैं तो क्या होता है, फिर 4 से डिवाइड करिए 2015 को, तो ये तो चला गया 5 टाइम, इधर 20, इधर चला गया 0, उधर 5, ये चला 3 से, और ये चला ये। अब आपने क्या देखा, तो रिमाइंडर क्या आ गया 3। और जब हम यहाँ पे क्या है रिमाइंडर 3 और हम किसको बराबर कर रहे हैं इज इक्वल टू 0 के, तो क्या देखा आपने, ये दोनों बराबर नहीं है। तो जब बराबर नहीं है तो इफ वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा, फॉल्स हो जाएगी कंडीशन, तो कहाँ पहुंच जाएगा, जब इफ नहीं होगा तो एल्स वाले में जाएगा। तो एल्स वाले में हियर इज नॉट लीप। तो आप ये जानते हैं 2015, 2015 या 2015 इज नॉट अ लीप ईयर। ओके, क्लियर हो गया आपको डाउट कि किस तरीके से हम एल्गोरिथम बनाते हैं, कैसे चेक करते हैं और क्या लीप ईयर का कंसेप्ट होता है। ये आप प्रोग्रामिंग में करेंगे तो भी आपको यही कंसेप्ट लगाना है, और नहीं करेंगे तो भी ये कराना है। दूसरा, ये एक बेसिक कंसेप्ट होता है लीप ईयर का। क्या होता है, बेसिक कंसेप्ट होता है। अगर हम एक एडवांस की बात करें, इसमें 2 कंसेप्ट आते हैं हमारे। ये हमारा बेसिक कंसेप्ट है, सभी को सभी जानते हैं, नहीं जानते तो ये समझ गए होंगे। एक हमारा जो होता है एडवांस कंसेप्ट होता है, उसमें हम 3 कंडीशनों को एक साथ क्या करते हैं, चेक करते हैं। पहली कंडीशन गिवन है, इसमें मैं आपको दे चुका, इफ में ही काम करेंगे, और यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज होगा, इफ में ही काम करेंगे। पहली कंडीशन तो ये हो गई। उसके बाद हम चेक कराएंगे कि ये 100 से अगर मैं किसी भी उसको डिवाइड करता हूँ तो क्या होना चाहिए, वो इक्वल टू 0 नहीं आनी चाहिए, एंड दोनों एक साथ होनी चाहिए। और 400 से डिवाइड करूँ सेम, तो किसी ईयर को उसका 0 आए तो है। तो ये 3 कंडीशन होती हैं, वो हमारा एडवांस में आती है। लेकिन काम ऐसा नहीं है कि जो उससे नहीं, इससे नहीं होगा, सारा काम हमारा इसी से हो पा रहा है इस कंसेप्ट के लिए। तो क्लियर, तो हम करेंगे क्यों दूसरी चीज। तो आप समझ गए कि किस तरीके से एल्गोरिथम बनाई है, कि ईयर जो है वो लीप है या नहीं है। चलिए अब हम एक नेक्स्ट एल्गोरिथम पे आते हैं आपकी। उस एल्गोरिथम को क्या कहेंगे, दूसरी एल्गोरिथम में एक और कंसेप्ट लेकर आया हूं इसमें। राइट एन एल्गोरिथम टू चेक नंबर इज प्राइम और नॉट। क्या करना है, हमें ये चेक करना है जो आप इनपुट करा रहे हैं यूजर से, वो नंबर प्राइम है या नहीं है। तो इससे क्वेश्चन, इस वाली एल्गोरिथम को समझने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि प्राइम नंबर क्या होते हैं और नॉट प्राइम क्या होते हैं। सभी जानते होंगे। विच नंबर आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 1 and itself। which number is exactly divisible by 1 or itself। prime number having only 2 factors। चलिए, ऐसा नंबर जिसे हम 1 से और अपने आप से ही डिवाइड कर पाए और बाकी किसी से भी डिवाइड ना हो, तो वो हमारा क्या होता है, प्राइम नंबर है। और अगर वो 1 और अपने आप के अलावा भी किसी अदर नंबर से डिवाइड हो जाता है तो वो क्या कहलाएगा, हमारा नॉट प्राइम। क्लियर, तो इसको हम चेक कर लेते हैं यहाँ से कि क्या होता है यहाँ पे। ये आपकी एल्गोरिथम में समझ ही गए सभी क्या है। यहाँ पे मैं आपको क्लियर करूंगा। अगर कोई भी नंबर मैं लेता हूँ 7, अब ये चेक करें तो सबसे पहले कंडीशन प्राइमरी रहती है 1 से और 7 से। तो आप ये देख रहे हैं कि 1 और 7 के अलावा किसी और से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो ये हमारा किस कैटेगरी में आ गया, प्राइम नंबर की कैटेगरी में आ गया। अब अगर मैं यहीं पे ले लेता हूं 16, तो 16 हमारा क्या आ गया, 16 में आपने क्या देखा, 1 और 16 तो लिखना ही है। अब उसके अलावा भी हो रहा है, तो ये देखो 2 से भी हो रहा है, ये 4 से भी हो रहा है, ये 8 से भी हो रहा है। तो आपने क्या देखे कि इसके कितने सारे फैक्टर आ गए। तो ये हमारा किस में होगा, नॉट प्राइम। क्लियर है, तो यहां से क्लियर हो गया। ऐसा नंबर जो 1 और अपने आप से ही हो लगा, उसके अलावा किसी और से ना हो, तो वो प्राइम नंबर है। और इसके 2 ही फैक्टर होंगे जो भी प्राइम नंबर होगा, तीसरा फैक्टर होगा ही नहीं। ये इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं।
जो नॉट प्राइम होते हैं इसमें क्या होता है, इसके 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे ही, तो वो हमारा नॉट प्राइम हो गया। दूसरी चीज समझिए, ऐसा नहीं है सभी प्राइम नंबर ऑड नंबर होंगे एक्सेप्ट 2, 2 को छोड़कर सभी प्राइम नंबर जो होंगे वो हमारे क्या होंगे, ऑड नंबर होंगे। और सभी ऑड नंबर ऐसा नहीं है कि वो प्राइम नंबर होंगे, ये ध्यान रखना। सो जब भी ऑड नंबर है वो कंपलसरी नहीं है, वो कभी नहीं होंगे जो सभी और के वो हमारे प्राइम नंबर की कैटेगरी में आ जाएंगी। एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि 15 ऑड नंबर है लेकिन प्राइम नंबर नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि एक जो इसकी प्रॉपर्टी मेन है जो 1 और इटसेल्फ है, लेकिन 15 1 से भी हो रहा है, 3 से हो रहा है, 5 से हो रहा है, 15 से हो रहा है। तो देखा यहाँ पे 4 फैक्टर्स आ गए, तो ये इस कैटेगरी में नहीं। तो समझ गए ना आप, सभी प्राइम नंबर्स तो इवन ऑड नंबर होंगे 2 को छोड़ के, बट सभी ऑड नंबर प्राइम नंबर नहीं हो सकते। तो ये कंसेप्ट समझ में आ गया। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है प्राइम नंबर में कि जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होगा, वो है 2। समझ गए? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 ऐसा क्यों है वो भी आपको देख लेते हैं कि ऐसा क्यों लिया गया। देखिए 2 की बात मैं कर रहा हूं, वो किससे है, 1 से और अपने आप से, इसके अलावा किसी से है नहीं, है ना। इसलिए 1 कभी भी होगा नहीं, 1 तो सभी से 1 हो जाएगा, तो इसलिए 2 इज ए प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। स्मॉलेस्ट क्यों? इसके अलावा कोई भी नंबर बीच में नहीं आता है, तो इसलिए ये छोटा है। क्लियर हो गया आपको कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। चलिए, तो अब हम उसके लिए हमने एक एल्गोरिथम बनाया है कि प्राइम नंबर की एल्गोरिथम कैसे बनाई जाती है, बस वही कंसेप्ट हमें वहां पे करना है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले प्राइम का कोई मैंने एक फंक्शन बना दिया, int n I f = 0। स्टार्ट करा, डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज द वेरिएबल्स, वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया और इनिशियलाइज कर दिए। फॉर लूप, अब यहाँ पे मैंने क्या देखा, लूप लगाया है। आप सभी जानते हैं लूपिंग क्या होती है, इट इज अ इटरेटिव स्टेटमेंट। क्यों रिक्वायरमेंट होती है लूप की? जब कोई भी यूजर ये चाहता है कि किसी भी एक कोड को मोर देन 1 टाइम वो रिपीट करे, जहां भी हमें रिपीट करने की जरूरत पड़ेगी किसी भी कोड को, तो वहां पे हमें लूपिंग का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मुझे दोबारा एक के बाद एक चेक करना पड़ रहा है नंबर, तो इसलिए मुझे यहाँ लूप लगाना पड़ेगा। चलेगा, तो यहाँ से सबसे पहले मैंने i एक वेरिएबल ले रखा है, उसे 2 से इनिशियलाइज किया हुआ है। 2 से इसलिए क्या हुआ, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होगा, 2 ही होगा, तो 2 से ही हम बात करेंगे स्टार्ट। और n कोई नंबर है जिसे आप ये चेक कराओगे ये नंबर प्राइम है या नहीं है, तो i कब तक चलेगा, जब तक वो n के बराबर नहीं आ जाएगा। और i प्लस प्लस आ गया। इफ n जो आप इनपुट दोगे और i इस टाइम जो भी फिलहाल 2 है, तो 2 बराबर चेक, ये मॉडुलस निकाल कर करेगा, ये 0 के बराबर आ रहा है। जैसे ही ये 0 के बराबर आ रहा है तो वो हम एक f = 1 दे देंगे। ये क्या है, इसे बोलते हैं फ्लैग बिट। और फ्लैग बिट का यूज क्या है कि किसी भी इवन और ऑड वैल्यू को कंटेन करने के लिए हम फ्लैग बिट का यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद इफ अगर यहाँ पे f बराबर 0 है तो वो प्राइम नंबर है, और जो नहीं है वो नॉट प्राइम है। अब आपने एक चीज देखी, जो ये f 1 में आ जाएंगे वो अगर ये एग्जीक्यूट हो गई तो ऑब्वियसली आप देख रहे हो 0 जिसका बराबर आ गया तो वो तो प्राइम है ही नहीं, तो जो प्राइम नहीं है उसे 1 में दे दिया, और जो होंगे वो आ जाएंगे। अब देखते हैं कैसे रन होता है। क्लियर हो गया। चलिए, तो यहाँ पे कोई भी नंबर लिया हमने n = 5, ठीक है जी, कंडीशन ट्रू है, ये चल गई। अब आ जाइए यहाँ पे, n में आ गया 5, मॉड्यूलस कितना है, i की वैल्यू अभी 2 है, तो आप 2 को किससे डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4 और 1। क्या देखा आपने, ये कंडीशन फॉल्स हो गई, ये 1 आ रहा है और हमें क्या चाहिए, 0। जब ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो जो फ्लैग बिट में दे रहा हूं ये एग्जीक्यूट नहीं होगी, तुरंत क्या एग्जीक्यूट हो जाएगा, ये वाला इफ एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो एट ए टाइम या तो ये इफ एग्जीक्यूट होगा या ये इफ एग्जीक्यूट होगा। तो जैसे ये एग्जीक्यूट हुआ तो क्या हुआ, जब
फ्लैग बिट यहाँ 1 आ रही है, तो 1 में जब आप देख रहे हो तो जो भी यहाँ पे रिजल्ट आया तो इस वाले उसका टर्म का मैं फ्लैग बिट को 1 से इनिशियलाइज कर दूंगा। ये 1 ये कर रहा है कि ये नंबर जो है वो प्राइम नहीं है। तो जब मैं चेक करूंगा f बराबर जो अगर 1 प्राइम होगा, नॉट प्राइम होगा, तो 0 क्या होगा, प्राइम नंबर। तो यहाँ मैं बराबर कर रहा हूँ f जब 1 नहीं होगा, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो f किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। तो f बराबर 0 जो होगा वो नंबर इज प्राइम और एल्स में नंबर इज नॉट प्राइम। क्लियर है? ऐसे ही यहाँ पे करेंगे तो ये क्लियर हो गया। अब मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ आपको कि प्राइम का कैसे चेक होगा थोड़ा। अब मैं लेता हूँ 8, यहाँ पे 8 इनपुट कराया, कंडीशन ट्रू है, i से बड़ा है। तो जब मैं 8 को डिवाइड करूंगा 2 से और चेक कराऊंगा 0 के बराबर है, तो ये जब मैं 2 को डिवाइड कर रहा हूँ 8 से, तो ये 4 जा 8 और ये 0, तो 0 बराबर 0। तो क्या करा, ये कंडीशन ट्रू और f में क्या आ गया, 1 आ गया। तो क्या देखा, जब f की वैल्यू एक्टिवेट हो गई तो ये इफ ये नहीं चलेगा, क्या चल जाएगा, ये तुरंत कॉल किसे करेगा, एल्स वाले पार्ट को। ऐसा क्यों, जब कंडीशन f बराबर 0 इफ वाला चल रहा है तो एल्स में क्या होगा, 0 से कोई अदर, तो अदर क्या है, वैल्यू 1। तो यहाँ 1 और 0 दो फ्लैग वेरिएबल्स हैं जो ये फाइंड आउट कर रहे हैं कि ये इवन होगा या इवन नहीं होगा। तो 1 के लिए हमें प्राइम होगा या नहीं होगा। तो 1 अगर कोई फ्लैग बुट एक्टिवेट हो रही है या ये इस टाइम एक्टिवेट है या ये ट्रू हो रही है तो नंबर नॉट प्राइम होगा, और अगर फ्लैग बिट 0 हो रही है तो प्राइम होगा वो नंबर। तो अब क्या होगा, तो यहाँ से 1 हो गया तो एल्स वाला पार्ट चल जाएगा, ये वाली कॉल होगी, तो नंबर इज नॉट प्राइम। तो आपने क्या देखा कि हमने ये चेक करा, प्रोग्राम बनाया कि नंबर प्राइम है या नहीं है। तो आई थिंक सभी को समझ में आ गया होगा इसमें क्या है। चलिए तो नेक्स्ट मैं इसमें आगे चलता हूँ। एक और एल्गोरिथम मैं आपको कराऊंगा यहाँ पे थोड़ा सा, वो क्या होती है एक बार देख लेते हैं। राइट एन एल्गोरिथम टू चेक नंबर इज आर्मस्ट्रॉन्ग और नॉट। नंबर आर्मस्ट्रॉन्ग है या नहीं है, इसके लिए मैं एक फंक्शन बना देता हूँ कि क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी। कोई भी एक n नाम का हो गया, एक d ले लेते हैं, एक s ले लेते हैं, उसे 0 से स्लाइस कर देते हैं, एक स्टेप लेते हैं फर्स्ट, वही एज इट इज स्टार्ट, स्टेप 2 declare and initialize the variables, स्टेप 3 में एक वेरिएबल ले लेता हूँ m, जिसे मैं कोई भी जो वैल्यू है n की उसे मैं सेव करूंगा और एक लूप चलाऊंगा while n कब तक चले, जब तक 0 से बड़ा है, और एक d इज इक्वल टू n, फिर मैं क्या करूंगा, एक और वेरिएबल ले लेता हूँ f नाम का, तो f इज इक्वल टू d मल्टीप्लाई d, और s इज इक्वल टू s प्लस f, n इज इक्वल टू n डिवाइड बाई n। यहाँ पे मैंने इस कंडीशन में ये लिखा है। उसके बाद मैं ये चेक कराऊंगा if जो हमारा s है वो बराबर बराबर किसके है, m के, तो प्रिंट हो जाए नंबर इज आर्मस्ट्रॉन्ग। और अगर ऐसा नहीं है तो वो क्या हो जाए, एल्स पार्ट में आ जाए नंबर इज नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग, और ये खत्म हो जाए और स्टेप चली जाए
स्टेप 4 और स्टेप 5 में ये आ गया एंड या एग्जिट आ गया। तो आपने क्या देखा, ये एक मैंने प्रोग्राम एल्गोरिथम बनाई है आर्मस्ट्रॉन्ग। तो सबसे पहले आर्मस्ट्रॉन्ग समझ लीजिए क्या होता है। आर्मस्ट्रॉन्ग ऐसा नंबर उसकी डिजिट्स को सेपरेट करा जाए, हर डिजिट का क्यूब करें और आपस में जोड़ दें, और जोड़ने के बाद वही नंबर आए जो आपने सेपरेट किया था। क्लियर? तो वो नंबर होगा आर्मस्ट्रॉन्ग। एक बार और समझिए, कोई भी नंबर है उसमें जितनी भी डिजिट है उनको सेपरेट करें, सेपरेट डिजिट का क्यूब निकालें और आपस में सभी डिजिट्स का, और उन सबको आपस में ऐड कर दें, और ऐड करने के बाद सेम ही नंबर आ जाता है तो वो होते हैं हमारे आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, और जो नहीं आता है वो नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग। तो इसी तरीके से मैंने ये बताया है। ये m डिक्लेयर कर दिए वेरिएबल, और यहाँ मैंने m क्यों दिया हुआ, n की वैल्यू जो इनपुट कराऊंगा वो मैंने अनदर वेरिएबल में सेव करी हुई है फीचर यूज के लिए, कि मुझे एक्चुअल पता रहे कि मैंने n में क्या वैल्यू दी थी। एक मैं लूप चला रहा हूँ कि n, ये वाला लूप जब तक चलेगा जब तक n की वैल्यू 0 नहीं हो जाएगी। आपको ये पता है मॉडुलस ऑपरेटर रिमाइंडर डिजिट होल्ड करता है और वैल्यू को सेपरेट करने के लिए। तो जब अगर n में मैं देता हूं 153, तो अगर इसको 10 से मैं डिवाइड करता हूं तो इससे क्या आ जाएगा, जो लास्ट डिजिट होती है रिमाइंडर की वो आ जाएगी। तो d में क्या आ गया, 3 आ गया। फिर d में जो इसका क्यूब किया गया, क्यूब जो हुआ वो क्या हो गया, f में आ गया यहाँ पे इस टाइम 27, और s क्या 0 से इनिशियलाइज है, 0 + 27, तो s में भी फिलहाल क्या आ गया 27, और n = n डिवाइड बाई 10। तो इसका मतलब है ये क्वोशिएंट होल्ड करेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाना चाहिए 15। क्लियर? तो जैसे ये बंद हुआ तुरंत ये कहाँ जाएगा, लूप पे जाएगा, अभी चेक करेगा जो 15 मिला है इसे, 15 n 0 से बड़ा है, अभी भी बड़ा है, तो कंडीशन ट्रू, फिर लूप में एंटर हो गया। तो इस टाइम d को क्या मिला, 15 मिला। जब मैं 10 को डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 5 बचेगा, तो ये 5 बचा इसे। जब 5 का मैं अभी ये चीज 27 में पहुंच गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब d यहाँ नया मिला तो d का जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा 5 का क्यूब करूंगा तो क्या आ जाएगा 125 आ जाएगा, जो कि f में आ गया। इसमें क्या हो जाएगा, s में पहले ही 27 स्टोर है, अब क्या स्टोर हो जाएगा 125, तो जो कि 152 हो गया। यहाँ क्या बचा 1, फिर कंडीशन चेक होगी, अभी भी ट्रू है, तो यहाँ क्या आ गया 1 आ गया। 1 का क्यूब कितना होता है 1 होता है, और इसमें क्या हो जाएगा, इसमें +1 हो जाएगा, तो क्या आ गया 153, तो यहाँ रहेगा 0, कंडीशन फॉल्स, बाहर आ गया। अब मैंने क्या किया, s में हमारा क्या आ गया 153, तो अब मुझे उस वेरिएबल की जरूरत है जो मैंने एक्चुअल में स्टार्टिंग में इनपुट कराया था, तो वो तो हमारा यूज हो गया। तो जो मैंने अलग से m में ट्रांसफर करके रखा हुआ था वो m था। अब मैं s और बराबर m जो इनपुट लिया था, जो हमारा न्यू आया, उसको चेक करूंगा। अगर ये दोनों बराबर हो गए तो वो नंबर आर्मस्ट्रॉन्ग है, और नहीं बराबर हुए तो वो आर्मस्ट्रॉन्ग नहीं है। तो आपने क्या देखा कि मैंने स्टार्टिंग में क्या लिया था, बताइए 153 जो n में आया था, और अब देखा आंसर भी क्या निकल के आ गया 153। क्या चीज चेक हुई इसमें कि जो दोनों बराबर हुए, तो 153 जो होगा वो हमारा आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर होगा। एक चीज बता देता हूं, फर्स्ट आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर इज 153। ओके, तो क्लियर हो गया आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर का कंसेप्ट क्या होता है। एक बार थोड़ा सा बता देता हूं, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर किसी भी नंबर की डिजिट्स को सेपरेट करें और उन डिजिट्स का क्यूब करें और उन सारी डिजिट्स को आपस में जोड़ दें। अगर जोड़ने के बाद वही नंबर आ रहा है तो वो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है, अदरवाइज नहीं है। तो ये एक लॉजिक बनाया, तो आप इसमें देख सकते हैं किस तरीके से वर्क हो रहा है। तो ये सबसे छोटा जो नंबर होगा 153 होगा, उसके बाद जो सेकंड नंबर होगा 370 होगा आर्मस्ट्रॉन्ग, नेक्स्ट जो होगा 371 होगा। इसके बाद एक नंबर और प्रेजेंट होता है 1000 में, जब हम 1 से लेके 1000 के बीच आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर निकालते हैं तो 4 आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर एग्जिस्ट करते हैं। 3 मैंने बता दिए, 4th आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, देखते हैं कितने बच्चों को पता है। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू वेरी मच। प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल and press the bell icon to receive all the notifications. Thank you very much to listen.